नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। आज की कहानी मुंबई से है, लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी की शुरुआत करूं, आप लोगों को एक कहावत याद दिलाना चाहता हूं। वो कहते हैं ना कि बेवकूफ़ दोस्त से समझदार दुश्मन ज़्यादा अच्छा होता है। लेकिन सोचिए, अगर कोई दुश्मन हो और वो बेवकूफ़ भी हो तो क्या हो। आज की कहानी को सुनने के बाद आपको कुछ ऐसा ही पता पड़ेगा, ऐसा ही एहसास होगा, जिसमें आपको एक ऐसे दुश्मन के बारे में जानकारी मिलेगी जो दुश्मन तो था मगर था बहुत बड़ा बेवकूफ़। आइए शुरुआत करते हैं। मुंबई में बहुत ही पॉश और बहुत ही मशहूर इलाका है मालाबार हिल्स। आप सारे लोगों ने नाम ज़रूर सुना होगा। और इसी मालाबार हिल्स में एक और लोकेलिटी है जिसे कहते हैं नेपियन सी रोड। इस नेपियन सी रोड के एक आलीशान मकान में एक परिवार रहता है। इस परिवार में 3 लोग हैं, बुजुर्ग माता पिता और जवान बेटी, और साथ में 2-3 हाउस हेल्प्स या नौकर जो भी आप कहें वो भी इस मकान में रहते हैं, बल्कि 3 रहते हैं। इनमें 2 सर्वेंट्स तो ऐसे हैं जो इस परिवार की मदद करने के लिए और उनके घर में काम करने के लिए दिन के वक्त में आते हैं और चले जाते हैं, जबकि एक लड़का है जो 24 घंटे इन्हीं के साथ रहता है और घर के कामों में हाथ बटाता है। और बाकी जैसा मैंने आपको बताया, माता पिता और बेटी, 3 लोगों का छोटा सा परिवार। तो अब इस परिवार के बारे में तो मैंने आपको बता दिया कि परिवार में कौन कौन है। अब नाम आपको बताता हूँ। जो इस घर के मालिक हैं उनका नाम है मुकेश शाह, और उनकी बुजुर्ग पत्नी जिनकी उम्र तकरीबन 62 साल की है उनका नाम है ज्योति शाह, और इनकी एक बेटी है। मुकेश ज्वेलरी के फील्ड में है, ज्वेलरी का कारोबार करते हैं, और मुंबई के ही एक 5 स्टार होटल में उनका ज्वेलरी शोरूम है। मतलब ठीक ठाक कारोबार है, प्रोफाइल अच्छा है। ऐसे भी घर में 3-3 नौकर हैं तो आप समझ सकते हैं, और वो भी इतने पॉश इलाके में उनका मकान है। तो एक 5 स्टार होटल में उनका काम है, ज्वेलरी शोरूम है, और इस शोरूम में मुकेश जो है वो तो रोज़ जाते ही हैं, और उनके साथ साथ उनकी बेटी भी अपने पिता को बिजनेस में असिस्ट करती हैं। इसी महीने की बात है, 12 मार्च को अचानक बेटी जो है शोरूम से अपनी माँ को फ़ोन करती है, ज्योति शाह को। तो पूरी की पूरी घंटी चली जाती है, रिंग बजता रहता है, लेकिन ज्योति शाह फ़ोन नहीं उठाती। बेटी को पहले लगता है कि शायद माँ वॉशरूम में होगी, थोड़ी देर बाद बात हो जाएगी। थोड़ी देर बाद रुककर वो फिर से अपनी माँ को ट्राई करती है, लेकिन इस बार भी घंटी पूरी की पूरी जाती है मगर फ़ोन नहीं उठता। इसके बाद वो थोड़ी परेशान होती है। वो अपने पिता से, मुकेश से, ये कहती है कि पापा एक बार देखिए, मम्मी फ़ोन नहीं उठा रही है। तो पापा फ़ोन करते हैं, यानी मुकेश फ़ोन करते हैं। मुकेश का फ़ोन भी अनआंसर्ड चला जाता है, यानी ज्योति जो है वो फ़ोन नहीं उठाती है। अब फादर और डॉटर दोनों परेशान हो जाते हैं, और वो अपने पड़ोसियों को फ़ोन करते हैं, और पड़ोसियों को फ़ोन करके कहते हैं कि एक बार प्लीज़ घर में जाकर देखिए कि माँ कैसी है, क्योंकि वो फ़ोन नहीं उठा रही है। अच्छा, अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये दोनों जो है पिता और बेटी बार बार ज्योति शाह को फ़ोन कर रहे हैं, लेकिन वो अपने घर में काम करने वाले तीसरे सर्वेंट को, जो 24 घंटे वहाँ रहता है, उसे फ़ोन क्यों नहीं कर रहे। तो इसका जवाब ये है कि वो अपने तीसरे सर्वेंट को, जो राउंड द क्लॉक 24 घंटे उस परिवार के साथ रहता है, उसे फ़ोन तो कर रहे हैं, लेकिन उसका फ़ोन स्विच ऑफ है। तो यहाँ दिक्कत ये है कि सर्वेंट का फ़ोन स्विच ऑफ है और ज्योति शाह का मोबाइल फ़ोन जो है वो उठ नहीं रहा है। और जैसा मैंने आपको बताया कि ये दोनों फिर अपने पड़ोस में रहने वाले लोगों को फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि एक बार प्लीज़ जाकर चेक कीजिए, घर में कोई फ़ोन नहीं उठा रहा है। खासकर वो बेटी बताती है कि मेरी माँ फ़ोन नहीं उठा रही है। तो पड़ोसी जाते हैं और वो डोरबेल बजाते हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता, और अंदर से कोई आवाज़ नहीं आती, दरवाज़ा बंद है। अब जो आस पड़ोस के लोग हैं वो फिर से फ़ोन करते हैं उनकी बेटी को, और मुकेश शाह को बताते हैं कि भाई कोई रिस्पॉन्स नहीं है, अंदर से कोई भी जवाब नहीं दे रहा है, हमने नॉक करके भी देख लिया, घंटी बजा ली। अब पापा और बेटी काफ़ी परेशान हो जाते हैं। वो फ़ौरन अपना ज्वेलरी का जो शोरूम है 5 स्टार होटल में, उसे बंद करते हैं और
दौड़ते भागते जल्दबाजी में पहुंचते हैं अपने घर वापस नेपियन सी वाले हाउस में, मकान में। और यहाँ आकर देखते हैं कि वाकई अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं है और दरवाज़ा जो है लॉक है, बंद है। इसके बाद चूँकि उनकी परेशानी बहुत बढ़ जाती है, घर में बुज़ुर्ग माँ, खासकर लड़की बहुत परेशान होती है कि बुज़ुर्ग माँ अकेली हैं और इस तरह से कोई जवाब नहीं आ रहा है, सर्वेंट जो है उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है, तो वो दरवाज़ा जो है तोड़ देते हैं आसपास के लोगों की मदद से और किसी मैकेनिक को बुलाकर दरवाजे का लॉक जो है वो तोड़ देते हैं। और तोड़ने के बाद अंदर दाखिल होते हैं और अंदर दाखिल होकर वो देखते हैं कि ज्योति शाह अपने बिस्तर पर लेटी हैं, लेकिन ये नींद वाला लेटना नहीं है, बल्कि उन्हें देखकर लगता है कि शायद उन्हें कुछ हो गया है। और घर के सामान भी, वो कुछ सामान जो बेडरूम में हैं वो चीज़ें जो है वो बिखरा हुआ पाते हैं, साथ ही ज्योति शाह के कुछ कपड़े भी वो अस्त व्यस्त पाते हैं। और ये देखकर वो बुरी तरह घबरा जाते हैं, उनको लगता है कि कोई तो मेडिकल इमरजेंसी है, कुछ तो इनके साथ ज़रूर हुआ है। फिर वो आनन फानन में ज्योति शाह को उठाकर उसी हाल में अस्पताल लेकर जाते हैं, मगर अफसोस वो इस दुनिया में नहीं है। डॉक्टर उन्हें ब्रॉट डेड करार देते हैं, यानी बताते हैं कि अस्पताल लाए जाने से पहले ही उनकी मौत हो चुकी है। और जो सिम्टम्स बॉडी पर नज़र आते हैं उसे देखकर डॉक्टर बताते हैं कि ये मामला जो है नॉर्मल डेथ का नहीं है और उन्हें शक है कि शायद ज्योति शाह की हत्या की गई है और गला दबाकर की गई है। नेक में कुछ स्ट्रैंगुलेशन मार्क डॉक्टर्स को नज़र आते हैं। इसके बाद पुलिस की इस पूरे कहानी में एंट्री होती है। पुलिस डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और उसे पोस्टमार्टम के लिए भिजवाती है और साथ ही ये भी जांच शुरू करती है कि आखिर ज्योति शाह के साथ ऐसा किसने किया होगा। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है एक फॉर्मेलिटी है, ऊपरी तौर पर जब डॉक्टर्स ये बताते हैं कि इस डेथ के पीछे स्ट्रैंगुलेशन जैसी वजह उन्हें लग रही है, तो पुलिस को ऑब्वियसली, पुलिस भी डेड बॉडी देखती है, पुलिस भी रियलाइज़ करती है, तो पुलिस जो है इस मामले की तफ्तीश शुरू करती है कि स्ट्रैंगुलेशन के पीछे कौन हो सकता है, क्या है, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने का भी इंतज़ार करती है। लेकिन ये मामला देखा जाए तो एक तरह से ओपन एंड शट है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि उस मकान में 3 सर्वेंट्स हैं, जिनमें 2 सर्वेंट तो ऐसे हैं जो दिन के वक्त में आते हैं काम पर और फिर चले जाते हैं, और एक सर्वेंट ऐसा है जो 24 घंटे रहता है। और वो 24 घंटे रहने वाला सर्वेंट जो है ज्योति शाह की हत्या के बाद से ही गायब है। इन्होंने 12 मार्च को लेट आफ्टरनून को ज्योति शाह को फ़ोन किया था और उसके बाद शाम होते होते ये कहानी और उनकी मौत की बात सामने आ गई, लेकिन वो लड़का गायब हो चुका था। क्योंकि घर में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, सोसाइटी में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, सिक्योरिटी काफ़ी अच्छी है, तो घर वालों ने सीसीटीवी कैमरे को एग्जामिन करना शुरू किया। और जब वो सीसीटीवी कैमरे को चेक करने लगे तो उन्होंने देखा कि जो उनका 24 घंटे वाला सर्वेंट है, 19 साल का नौजवान लड़का कन्हैया कुमार, जिसका ताल्लुक बिहार से है, बिहार का रहने वाला है, वो दोपहर के वक्त में जैसे ही ज्योति अपने बेडरूम में जाती है, दोपहर के खाने के बाद, लंच करने के बाद आराम करने के लिए, थोड़ी देर बाद ये लड़का भी ज्योति शाह के पीछे उनके कमरे में पहुंच जाता है। और तकरीबन 10 से 15 मिनट बाद ये लड़का बेडरूम से बाहर निकलता है और बाहर निकलने के बाद उसके पास एक बैग है, कुछ सामान बटोरता हुआ वो घर से बाहर निकल जाता है। ये पूरा सीक्वेंस जो है वो सीसीटीवी कैमरे में घर वालों को, पुलिस को, सबको नज़र आता है। और इस सीसीटीवी फुटेज को देखकर ये बात बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाती है कि ज्योति शाह की हत्या जो है उन्हीं के घर में काम करने वाले 19 साल के कन्हैया कुमार ने की है। और न सिर्फ हत्या की है, बल्कि हत्या करने के बाद कुछ कीमती चीज़ें, कुछ वैल्यूएबल्स, उनके जेवरात वगैरह लूट कर वो लड़का भाग चुका है और घर में ताला लगाकर चला गया था। ये बात साफ हो जाती है। शाह परिवार जो है वो गम में डूब जाता है, मातम में डूब जाता है, और साथ ही पुलिस जो है अब कन्हैया कुमार की तलाश शुरू कर देती है। यहाँ इससे पहले की कहानी और आगे बढ़े, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, 12 तारीख को ये हत्या होती है और कन्हैया कुमार नाम के जिस लड़के को इन्होंने अपने घर में अपॉइंट किया था, उसे अपॉइंटमेंट दिए हुए, यानी नौकरी दिए हुए महज 48 घंटे का वक्त गुजरा था, यानी 10 मार्च को उन्होंने कन्हैया को नौकरी पर रखा था। लेकिन अच्छी बात यह थी कि कन्हैया को उन्होंने रैंडमली किसी के कहने पर अपने घर में नहीं रख लिया, बल्कि कन्हैया के पिता संजय पंडित, वो भी उसी सोसाइटी में, जिस सोसाइटी में ये मकान है, सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर काम करते थे। यानी संजय पंडित के कहने पर और उसके एक्नॉलेज करने पर उसके 19 साल के बेटे को शाह परिवार ने अपने यहाँ नौकरी दी थी। तो यहाँ एक कनेक्शन था। और
कन्हैया के डॉक्यूमेंट्स और सारी ज़रूरी चीज़ें भी शाह परिवार के पास मौजूद थी। तो कहने का मतलब ये कि एक तरफ तो ओपन एंड शट केस इस मायने में था कि सीसीटीवी फुटेज में कातिल और उसकी एक्टिविटी दिख रही थी, और दूसरा ये कि कातिल जो है उसे लेकर पुलिस और घर के लोग क्लूलेस नहीं थे। उन्हें पता था कि ये किसका बेटा है, कहाँ रहता है और क्या हुलिया है, तस्वीर कैसी है, सारा कुछ था। तो पुलिस को जब ये सारी चीज़ें मिली तो पुलिस ने तफ्तीश शुरू की और सबसे पहले जो संजय पंडित सिक्योरिटी गार्ड है उसी से पूछताछ की। संजय को अपने बेटे की इस करतूत के बारे में कुछ भी नहीं पता था, और जब पुलिस ने इस घटना के सामने आने के कुछ ही देर बाद जब उसे पकड़ा और उससे पूछताछ की तो उसने कहा कि उसे नहीं पता कि उसका बेटा कन्हैया भाग चुका है या उसने किसी की हत्या की है। पुलिस को बात समझ में आ गई कि वो संजय जो है झूठ नहीं बोल रहा है, सिक्योरिटी गार्ड। तो पुलिस ने फिर संजय को अपने पास एक तरह से देखा जाए तो हिरासत में रखा और उसके मोबाइल फ़ोन को अपने कब्ज़े में ले लिया, क्योंकि पुलिस को ये पूरा यकीन था कि इस घटना को अंजाम देने के बाद बेटा जब यहाँ से फ़रार हो चुका है तो जाहिर है वो कभी ना कभी अपने पिता को फ़ोन ज़रूर करेगा। और आखिरकार वही हुआ। कुछ घंटे गुजरते गुजरते सिक्योरिटी गार्ड संजय पंडित के फ़ोन पर एक घंटी बजी। ये फ़ोन एक अननोन नंबर से था, यानी जो लड़का था कन्हैया उसने अपने मोबाइल फ़ोन से अपने पापा को फ़ोन नहीं किया। आप समझ ही सकते हैं क्यों नहीं किया, क्योंकि उस लड़के को ये पूरा यकीन था कि अगर वो अपने पापा को फ़ोन करेगा अपने मोबाइल नंबर से तो पकड़ा जाएगा, क्योंकि फ़ोन को पुलिस सर्विलांस पर लगाएगी, ट्रैक करेगी और उसका मूवमेंट पुलिस को पता चल जाएगा। लेकिन क्रिमिनल जितने शातिर होते हैं पुलिस कहीं उनसे भी ज़्यादा स्मार्ट होती है। तो पुलिस ने पापा को तो हिरासत में ले ही रखा था, पापा का फ़ोन भी पुलिस सुन रही थी। पापा के फ़ोन पर जब अननोन नंबर से कॉल आया तो पुलिस ने उस कॉल को सुना। पता चला कि ये फ़ोन जो है वो कन्हैया कुमार ही कर रहा है, और कन्हैया कुमार ये बता रहा है कि वो अभी इस वक्त एक ट्रेन में है और ट्रेन में बैठकर वो सीतामढ़ी अपने होम टाउन जा रहा है। वो अपने पापा को इसके बारे में इन्फॉर्म करता है, मर्डर के बारे में कुछ नहीं बताता और बताता है कि वो अभी जो है ऑलरेडी ट्रेन में बोर्ड कर चुका है और ट्रैवल कर रहा है, उसे काम में मन नहीं लग रहा था। संजय पंडित चूंकि पुलिस की हिरासत में था, सिक्योरिटी गार्ड, तो जाहिर सी बात है वो ये सब तो अपने बेटे को बता नहीं सकता पुलिस की मौजूदगी में कि बेटा पुलिस तुम्हें ढूंढ रही है या तुमने कत्ल क्यों किया। संजय पंडित ने भी उसकी बातें सुनी और हाँ में हाँ मिलाई पापा ने। और इसके बाद पुलिस ने जैसे ही उसने फ़ोन रखा, पुलिस ने इस दूसरे वाले नंबर को सर्विलांस पर लगा दिया और पुलिस ने ये चेक करना शुरू किया कि ये नंबर इस वक्त कहाँ पर लोकेट हो रहा है, कहाँ पर दिख रहा है। पुलिस ने देखा कि वो फ़ोन नंबर जिस नंबर से कातिल कन्हैया कुमार ने फ़ोन किया था वो फ़ोन इस वक्त नासिक में है। तो उसका लोकेशन पुलिस को पता चल गया और पुलिस को ये भी पता चला कि एक जो रूट है ट्रेन की मुंबई से बिहार की ओर जाने वाली, वो उस रूट पर चलने वाली किसी ट्रेन में ये फ़ोन है, क्योंकि वो फ़ोन का लोकेशन भी जो है उसके टावर्स भी जो है वो चेंज हो रहे थे। और जाहिर है जब बेटा बोल ही रहा है फ़ोन पर अपने पापा को कि मैं ट्रेन में हूँ, तो ये भी समझने में कोई दिक्कत है नहीं कि वाकई वो ट्रेन में ही बैठा हुआ है और किसी को पैसेंजर के नंबर से वो उसे फ़ोन कर रहा है। तो खैर ये नंबर तो पुलिस के पास आ ही गया। जो किलर है कन्हैया कुमार, उसका नंबर भी पुलिस के पास पहले से था, क्योंकि पापा को ऑलरेडी पुलिस हिरासत में ले चुकी थी और शाह परिवार के पास भी उसका फ़ोन नंबर था, लेकिन वो स्विच ऑफ था। पुलिस ने ये दोनों फ़ोन नंबर, साथ ही कन्हैया कुमार की तस्वीरें, उसके सीसीटीवी के ग्रैब, ये सारी चीज़ें फ़ौरन उसकी एक फ़ाइल बनाई, एक जगह उसे अरेंज किया और उसे भेजा नासिक के बाद जो रेलवे स्टेशन पड़ता है भुसावल, वहाँ की पुलिस को, वहाँ की जीआरपी को। जीआरपी यानी गवर्नमेंट रेलवे पुलिस, ये स्टेट गवर्नमेंट की पुलिस होती है और रेलवे स्टेशन और आसपास जो क्राइम इंसिडेंट होते हैं उसको इन्वेस्टिगेट करना और उसे रोकना, लॉ एंड ऑर्डर देखना, ये सब इस पुलिस का काम है। तो जीआरपी को मुंबई पुलिस ने कन्हैया की तस्वीर और सारे डिटेल्स भेजे और बताया कि ट्रेन अभी नासिक में है, भुसावल की तरफ बढ़ रही है, आप इस लड़के को लोकेट कीजिए और इसे भुसावल में उतार लीजिए, गिरफ्तार कर लीजिए, क्योंकि ये मर्डर का एक्यूज्ड है। जीआरपी फौरन एक्टिव हुई, भुसावल की तस्वीर उनके पास थी और कन्हैया कुमार को जैसे ही ट्रेन भुसावल रेलवे स्टेशन पहुंची, पुलिस वालों ने दबोच लिया, उसे नीचे उतारा और फिर नीचे उतारने के बाद मुंबई पुलिस को खबर दी। मुंबई पुलिस की एक टीम आई और उसने कन्हैया कुमार को अपनी हिरासत में लिया और हिरासत में लेने के बाद मुंबई लेकर आई। भुसावल से मुंबई लाते लाते ही उसे पूछताछ तकरीबन पूरी हो चुकी थी। वो अपना जुर्म कबूल चुका था और उसने ये बताया कि हाँ, उसने ही
ज्योति शाह का कत्ल किया और नौकरी मिलने के सिर्फ 2 दिन के अंदर ही उसने ये कत्ल कर दिया, क्योंकि वो लूटपाट करके कुछ पैसे भी कमाना चाहता था। तो पुलिस ने पूछा कि तुमने कत्ल क्यों किया? तुम अगर अमीर बनना चाहते थे या पैसे कमाना चाहते थे, तुम चोरी करके भी जा सकते थे, तुमने किसी की जान क्यों ले ली? तो उसने कहा कि पहले उसका इरादा यही था कि वो चोरी करके चला जाएगा, लेकिन फिर उसे ये लगा कि अगर वो घर से कुछ चीज़ें उठाकर चला जाता है तो इससे उसे बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। कुछ ऑर्नामेंट्स जो है वो ऑलरेडी ज्योति शाह पहनती हैं, अगर वो ऑर्नामेंट उसे मिल जाए, वो जेवर उसे मिल जाए तो उसे लूट का या चोरी का ठीक ठाक पैसा मिलेगा। तो इसलिए उसने ज्योति शाह का कत्ल किया और उसका ये कहना था कि इसकी प्लानिंग उसने अपने ज्वाइनिंग के अगले ही दिन यानी 11 मार्च को ही बना ली थी। 10 तारीख को उसने ज्वाइन किया था और 12 मार्च को उसने इस घटना को अंजाम दिया और उसने बताया कि मुझे बुजुर्ग ज्योति शाह की हत्या करने में 10 मिनट से ज़्यादा नहीं लगे। और उसकी ये बात बिल्कुल सही थी। सीसीटीवी फुटेज में ये दिख भी रहा था कि कमरे में जाने के 10 से 15 मिनट के अंदर जो है वो लड़का बाहर निकल आया। तो यानी इन्हीं 10 मिनटों में उसने ज्योति शाह की गला घोंटकर हत्या भी कर दी। अब पुलिस ने उससे पूछा कि भाई क्यों, अभी 19 साल तुम्हारी उम्र है, अभी नई शुरुआत हुई है, तुम्हारे पापा की निशानदेही पर, तुम्हारे पापा के बताने पर तुमने यहाँ नौकरी ली थी, तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि ऐसा करने से तुम पकड़े जाओगे? तो उसने ये कहा कि बिहार में उसका जिन लोगों के साथ उठना बैठना है वो कुछ क्रिमिनल किस्म के लोग हैं, यानी क्रिमिनल बैकग्राउंड के लड़कों के साथ उसका उठना बैठना है और वो लोग अक्सर ये फ्लॉन्ट करते हैं कि मैंने इतनी हत्याएं की, मैंने उसको मारा, मैंने वहाँ लूटा। तो ये लड़का 19 साल का लड़का, बहुत ज़्यादा उम्र तो है नहीं, आप जानते हैं, ये लड़का उन क्रिमिनल जिनके साथ वो उठता बैठता है उनसे बातचीत कर कर के कुछ इतना इन्फ्लुएंस्ड हो गया था कि इस लड़के को ये लग रहा था कि अगर वो भी एक मर्डर कर दे तो उन क्रिमिनल के बीच जाकर शान से अपनी कॉलर ऊंची करके उनके साथ उठ बैठ पाएगा और अपना कद उसका क्राइम की दुनिया में ऊंचा हो जाएगा। और उसका इरादा ये था कि वो मुंबई में कत्ल करके यहाँ से कीमती चीज़ें लूटपाट करके बिहार जाए और अपने दोस्तों को बीच में वो फ्लॉन्ट करे, यानी शेखी बघारे कि देखो मैंने भी वहाँ एक कत्ल किया है और ये लूटपाट की चीज़ें मैं लेकर आया हूँ। तो ये बेवकूफ़ाना भी है, बचकाना भी है। इसलिए मैं बेवकूफ़ाना कह रहा हूँ क्योंकि एक तो कत्ल करने का कोई मेजर मोटिव नहीं, पहली बात, और जिस आदमी ने आपको नौकरी पर रखा, देखिए बेवकूफ़ाना के अलावा जो गद्दारी वाली बात है, जो धोखेबाजी वाली बात है, वो तो है ही। बेवकूफ़ाना पर मेरा जोर इसलिए है कि जब उस लड़के को ये पता है कि तुम्हारे पिता उसी सोसाइटी में नौकरी करते हैं, तुम्हारे पिता ने वहाँ पर नौकरी लगाई है, तुम्हारी तस्वीर जो है उस परिवार के पास है, उस मकान में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, घर के अंदर सोसाइटी में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, जब इतने सारे सबूत ये इशारा करने वाले हैं, ये दिखा रहे हैं कि तुम्हारा रोल इस कत्ल में है, तो फिर तुम कत्ल कैसे कर सकते हो? कहने का मतलब ये कि शायद ही कोई ऐसा बड़ा बेवकूफ़ अपराधी होगा जो इतने सारे सबूतों के बाद भी किसी की हत्या करने के बारे में सोचे, और वो भी एक तरह से देखा जाए तो बेवजह हत्या करने के बारे में सोचे। लेकिन कुछ लोग होते हैं बेवकूफ़, ये लड़का वाकई बेवकूफ़ था। इसीलिए मैंने आप लोगों से ये कहा कि समझदार दुश्मन जो है वो बेवकूफ़ दोस्त से ज़्यादा अच्छा होता है। लेकिन ये एक ऐसा दुश्मन था जो दुश्मन तो था ही, बेवकूफ़ भी था। बहरहाल पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस के इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस की तारीफ़ करनी होगी। और साथ ही शाह परिवार को जो धोखा मिला वो तो मिला, लेकिन शाह परिवार ने भी समझदारी दिखाई। उनके घर में सीसीटीवी कैमरा लगा था और जिसे उन्होंने अपॉइंट किया था उसे वेरीफाई करने के बाद ही अपॉइंट किया था, अपने घर में नौकरी दी थी। तो शाह परिवार की इस समझदारी की वजह से जो कातिल है वो चंद घंटों के अंदर पकड़ा तो गया, लेकिन एक निहायत ही बेवकूफ़ लड़के ने एक परिवार उजाड़ दिया और एक परिवार की जो गृह लक्ष्मी होती है, जो माँ होती है, जो पत्नी होती है, उसकी जान ले ली। तो ये थी पूरी कहानी जो अपने आप में बहुत ही दुखद और दर्दनाक है, लेकिन इस मामले में मुंबई पुलिस के तफ्तीश की भी तारीफ़ करनी होगी। आई होप इस कहानी ने ये भी सबक हम सबको दिया होगा कि किसी पर भी भरोसा करने से पहले जो है थोड़ा सोचना ज़रूरी है। हालांकि आप ये कहेंगे कि भाई वो कौन सा तरीका हो सकता है कि आदमी किसी को वेरीफाई करे, क्योंकि जब कोई आदमी रेकमेंड कर रहा है और इसके बाद किसी का सगा संबंधी के कहने पर कोई किसी को नौकरी पर रख रहा है, तो फिर उस मामले में धोखा अगर हो जाए तो कोई इंसान कैसे अपना बचाव करे? ये बात भी सही है।
तो लेकिन फिर भी मेरा ये ऐसा कहना है कि थोड़ा सिक्स्थ सेंस, थोड़ा इंट्यूशन, थोड़ा बॉडी लैंग्वेज, जितना हो सके अजनबियों को अपने घर में एंट्री देने से बचने की ज़रूरत है, और ख़ासकर महानगरों में। प्रीवियस जो स्टोरी मैंने आप लोगों को सुनाई थी वो बदायूं की वो स्टोरी थी, उसका फॉलोअप था। मैंने आप लोगों को बताया था कि किस तरह से बदायूं के 2 बच्चों के कातिल, जिसे रंगे हाथ लोगों ने पकड़ा था, उसका पुलिस ने इनकाउंटर कर दिया, साजिद का। और उसके बाद उस केस का मोटिव जो है वो अब तक खुलकर सामने नहीं आया है। और अब भी, कल मैंने आप लोगों को ये कहानी सुनाई थी, अब भी वही स्टेटस है, मोटिव अब भी क्लियर नहीं है। आने वाले दिनों में कब तक वो क्लियर हो पाएगा, ये जब पता चलेगा, आप सबको पता चलेगा ही क्राइम तक के प्लेटफॉर्म पर। तो आइए कुछ कमेंट्स पढ़ता हूँ उस स्टोरी पर जो आप लोगों ने किया है। मरियम मोहम्मद ने कमेंट किया है, वेरी सैड उन्होंने लिखा है। रेखा भट्ट जी ने कमेंट किया है, ये रेगुलर कमेंट करती हैं, रेगुलर लिसनर है। उन्होंने लिखा है कि आपकी बातें बहुत बढ़िया है, आप कथावाचक क्यों नहीं होते? कथावाचकों की पूरे देश में कहाँ कमी है रेखा जी। और बाकी पता नहीं, ये आपकी ज़रा नवाजी है, आपका आशीर्वाद है कि आप इतना मान देती हैं, वरना मैं अपने आप को इस काबिल नहीं समझता। मैं तो रिसर्च करके, कुछ पढ़ लिख करके आप लोगों के सामने हाजिर हो जाता हूँ। जो कथावाचक होते हैं उनका धार्मिक ज्ञान जो है बहुत ज़्यादा होता है, और मतलब मैं आस्तिक तो हूँ, मैं भगवान में मेरी आस्था भी है, लेकिन मैं धर्म कर्म की जो गतिविधियाँ हैं उससे थोड़ा सा दूर रहता हूँ, जानबूझकर नहीं, लेकिन अपने रूटीन की वजह से जो है मैं उन चीज़ों में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हो पाता हूँ। तो ऐसे में कथावाचक कैसे बन पाऊँगा। शिकागो कराची, गुड टू सी यू सर, इन्होंने लिखा है, हमारे दर्शक हैं। योगेश कुमार ने कमेंट किया है। और एक एडवेंचर के नाम से आईडी है, ट्रेक एडवेंचर, नाइस वीडियो सर जी, उन्होंने लिखा है, कितना दुखद समाचार है। उदर्श भिंड ने या उदर्श भिंड ने ये कमेंट किया है। परूप शेट्टा जी जर्मनी से हमें देखते हैं। विजेंद्र सिंह जी हैं। कमलेश पायलट का कमेंट है। विकास सिंघल ने भी कमेंट किया है, और उन्होंने मेरे बारे में, या पता नहीं क्या कहना चाहते हैं, उन्होंने शेम फॉर यू मुझे लिखा है। तो पता नहीं मेरे लिए क्यों शेम फॉर यू है, मुझे नहीं पता, लेकिन चलो ठीक है, उन्होंने लिखा है। देवराज शर्मा जी ने भी कमेंट किया है, सिलीगुड़ी से रेगुलर लिसनर है हमारे। अरुण सक्सेना जी, इन्होंने लिखा है कि सर आपकी बातें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, एक कठिन वर्ड के आप 4-5 मतलब बता देते हो। थैंक यू वेरी मच आपके इस एप्रिसिएशन के लिए। बहुत सारे हमारे ऐसे भी दर्शक हैं जो इस तरह से एक वर्ड के अलग अलग मीनिंग बताने से थोड़ा सा एनॉयड भी हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, उनको लगता है यार क्यों वक्त ज़ाया कर रहा है। तो खैर, यूनुस शेख साहब ने भी कमेंट किया, बहुत स्वागत आपका। और हांगकांग से हमारे एक दर्शक हैं, उनका कमेंट है। शिव वर्मा ने कमेंट किया है और उन्होंने लिखा है कि स्टोरी सुनना बहुत अच्छा लगता है। मीरा देवी ने भी कमेंट किया है, गुड आफ्टरनून कहा है, मेरी ओर से गुड आफ्टरनून। रोशन खान का कमेंट है, स्वागत आपका। गुलनाज परवीन, उन्होंने लिखा कि बहुत बुरा लगता है, ऐसी किसी घटना को सुन के बहुत दुख होता है। विनय नासवाले जी ने भी कमेंट किया है। सुरेश नायक ओडिशा से हैं, इन्होंने भी कमेंट किया है। मनीष ठाकुर जी का कमेंट है और उन्होंने लिखा है कि इतने छोटे बच्चों से भी लोग दुश्मनी क्यों पाल लेते हैं, लोग नफरत और लालच में किस हद तक गिर सकते हैं। विकास जाधव जी ने भी कमेंट किया और उन्होंने कहा है कि जबलपुर वाली स्टोरी का अपडेट बताइए। जबलपुर वाली स्टोरी का अपडेट यही है कि अब तक कोई अपडेट नहीं है। जब वो लड़का लड़की जिन पर कत्ल करने का शक है वो गिरफ्तार होंगे तो हम आपको क्राइम तक पर वो खबर दिखाएंगे और बताएंगे। फिलहाल इतना ही। मैं सारे लोगों के नाम और कमेंट्स एक साथ एक दिन में नहीं पढ़ सकता, कुछ कमेंट्स जो है या नाम आप लोगों के वो कल पढ़ूंगा। आप सबसे गुजारिश है कि इस स्टोरी पर अपनी राय दें और अपना बहुत ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।